वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जूहेयोन अपने कॉम्बैक्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसका रैलिक उससे छीन लेता है। साथ ही साथ उसने उसके सारे के सारे पैसे और बुद्धा की मूर्ति भी ले ली थी। अगले सीन में उसे पता चलता है कि इस मूर्ति के अंदर तो एक ड्रग की बोतल है। इसी वजह से जूहेयोन खुराफाती दिमाग चलाते हुए ये खबर अपने अंकल को बता देता है, जिसकी वजह से पार्क क्योंग जू और पार्क क्योंग टे दोनों ही अरेस्ट हो जाते हैं। अब उनको पकड़वाने की वजह से उसे काफी बड़ा अमाउंट भी मिलता है। अगले सीन में एक और टॉम्ब अपेयर होने ही वाला था। उसी वक्त जूहेयोन को अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जिनको टॉम्ब और रैलिक के बारे में पूरी जानकारी है। ये पता चलता ही वो तुरंत टॉम्ब वाली जगह पर पहुंचकर उसको एक्टिवेट कर देता है। साथ ही साथ अपनी एबिलिटीज के दम पर उसने वो रैलिक जबरदस्ती अपने नाम कर लिया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जूहेयोन ने पार्क क्योंगटे के साथियों को धमकाकर एक काम पर लगा दिया था। वहीं दूसरी तरफ रुई कैंसी को मालूम पड़ गया था कि वो एक लड़का है जो उस बार रैलिक को लेकर चला गया था। यहाँ तक कि उसने उसको ढूंढ भी लिया था, लेकिन उससे पहले ही वो एक और टॉम की तरफ रवाना हो चुका। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। और इस अर्थक्वेक को देखने के बाद जूहेयोन कह रहा था, बिंगो, टॉम स्पाइरल शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि जल्द ही टॉम अपेयर होने वाला है। जो सब कह लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ रुईकैन से किसी को फोन लगाते हुए कहता है कि बढ़िया, ठीक वैसा ही जैसा कि प्रोफेसी में कहा गया था, यह स्पाइरल जल्द ही शुरू होने वाला है। इस पे वो फोन वाला पर्सन उसको बताने लगता है, मुझे ये पता है, लेकिन एक प्रोफेसी है जिसको ओरियन ने एक्स रैलिक को चुराया था, वह तुम्हारे आसपास ही है। साथ ही साथ मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन तुमको चेतावनी दी गई है कि अल्कोहल से केयरफुल रहना। जो सब जानने के बाद रुईकैन हैरान होने के साथ कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसका जिक्र प्रोफेसी में किया गया है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक और भी ज्यादा तेजी से होने लगा था। साथ ही साथ जमीन और दीवारों के अंदर से सोर्स बाहर की तरफ निकल रही थी। इसके कुछ देर बाद टॉम अपेयर हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ जूहेयोन कैसे न कैसे करके खुद को बचा ही लिया था। पर वो अपने सामने का नजारा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग अचानक आई इस सोड की वजह से बच जाते हैं, लेकिन जूहेयोन अपने सामने इस नजारे को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, हवा में एक डरावना माहौल है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है। पर टूटी हुई कटाना और सोड से भरा एक टॉम्ब देखने से ऐसा लगता है कि यह पक्का मुरासामा कटाना सोड टॉम्ब है। मुरामासा यह सोड बनाने वाले का नाम था, जो सेनगोकू पीरियड से लेकर एडो पीरियड तक एक्टिव था। अपनी तेज धार के कारण यह मुरामासा नाम की फेमस सोड के तौर पर जाने जाते थे। आखिर में उस फैमिली के दादा, पिता और बेटे सभी की मौत उसी मुरामासा सोड से हुई, क्योंकि यह श्रापित मुरामासा सोड थे जिसने पूरे खानदान का सफाया कर दिया। इसी वजह से यह सोड इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तभी अचानक से उसका स्टेटस सिस्टम उसको बताने लगता है, वार्निंग, उस चीज के खून की प्यासी एनर्जी तुम्हारी बॉडी में फैल रही है, जिसकी वजह से वह तुम्हारी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। तुमको जल्द से जल्द प्रोटेक्शन की जरूरत है। और उसका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जूहेयोन का हाथ अचानक से जलने लगा था। अब इस चीज को देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, शुरुआत हो चुकी है, इसे जल्द ही पूरा करना होगा, तो चलो मेरा इंतजार करना मुरामासा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जूहेयोन थकी हुई हालत में कह रहा था, अरे बाप रे, ये टॉम इतना बड़ा क्यों है, पर सुस्ती करने का समय नहीं है, मुझे जल्दी ही खुद को संभालना होगा। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने के साथ कहता है, ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, गोल्डन एक्स का इस्तेमाल करके भी मैं उस रैली को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, और उस जैपनीज आदमी को पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। अगर मुझे पता होता कि मामला ऐसा हो जाएगा तो मैं उसका पीछा करता और सही मौके का इंतजार करता, पर अगर मैं इसी रफ्तार से चलता रहा तो मुरामासा को कोई और ही ले जाएगा। इसी वजह से मुझे जल्दी करनी होगी और सबसे पहले मुझे उस कमीने को ढूंढना होगा। जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जो सुनते ही जूहेयोन तुरंत उस तरफ जाने लगा, जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि एक लड़की बेकाबू होकर सब लोगों पर अटैक कर रही है। और वो इसी नजारे को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वह हाई स्कूल की लड़की उस रैलिक ने उस पर कब्जा कर लिया है। अगर उस सोड ने किसी को जख्मी किया तो उस पर भी कब्जा हो जाएगा, लेकिन अगर वह सोड इधर उधर घूमी तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर वो सामने की तरफ एक पुल को देखने के बाद अपने मन में कहता है, एक ऐसा तरीका जिसमें गड्ढे में कुछ सैक्रिफाइस करने से एक पुल क्रिएट हो जाता है। मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर यह गड्ढा ऐसे ही क्रिएट नहीं हुआ है, बल्कि इस गड्ढे को क्रिएट करने के लिए एक गाना गुनगुनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है। और उस गड्ढे में जितने ज्यादा लोग गिरेंगे वहाँ पर एक रास्ता समन हो जाएगा, और लोगों की गिनती के अनुसार वो रास्ता उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। जिसके बाद वो उनसे चिल्लाते हुए कह रहा था, क्या कोई जापानीज आदमी तुमको यहाँ पर छोड़कर भाग गया था? इस बात पर एग्री करते हुए एक पर्सन उसको बता रहा था, हाँ बिल्कुल, जब उस आदमी ने जापानीज लैंग्वेज में एक अजीब सा गाना गाना शुरू किया तो अचानक से यहाँ पर एक गड्ढा बन गया। फिर उसने हमें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वह भाग गया। जो सब जानने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, अगर वह कुछ ही पल पहले यहाँ था तो अभी
भी मेरे पास एक मौका है। फिर वो अपने पास एक नया नवेला रैलिक बाहर की तरफ निकालता है और ये रैलिक उसने पिछले एपिसोड में उस बंदे से चुराया था। साथ ही वो उसको देखते हुए बताता है कि अब इसकी पावर का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। एक रस्सी के डिजाइन वाला ब्रेसलेट और इस केस के अंदर है एक मोची। ये उन भाई बहन की निशानी है जो सन और मून बन गए। साथ ही वेराइस के जो एक टाइगर ने काम से घर लौट रही माँ से मांगे थे और वह मोटी सी रस्सी जो आसमान से उन भाई बहन को बचाने के लिए नीचे की तरफ आए जिन्हें टाइगर खाने ही वाला था। जब वो ये कहानी बता ही रहा था तभी उसका सिस्टम स्टेटस उसको बताने लगता है आइटम थीव्स हैंड अनलॉक हुआ, नई स्किल मिली टॉम राइडर बेसिक स्किल निम्बल फिंगर्स एक्टिवेट हुआ और किसी आइटम को एक बार छूने से ही यूजर को उसका इस्तेमाल करने का तरीका आ जाता है। तभी सिस्टम उसे कुछ और नोटिफिकेशन दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था तुमने हिडन फोर टैलेंट को सक्सेसफुली अवेकन कर लिया है, अब तुम पूरी तरह से टॉम राइडर बन चुके हो, मिशन पूरा हो गया है। टॉम से बाहर निकलने के बाद तुमको अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर जो है सीधे नीचे की तरफ चला गया था जहाँ पर वो लड़की पागलों की तरह अपना टाइगर इधर उधर चला रही थी। पर जब जो है नीचे की तरफ पहुंचा तो उस लड़की ने उसको देख लिया था जिसकी वजह से अब वो उसी पर ही अटैक कर देती है। पर जो है उसके अटैक को डॉज करने के बाद अपना रैलिक बाहर की तरफ निकाल लिया था लेकिन वो लड़की उस पर लगातार अटैक पे अटैक करे जा रही थी। जो देखेकर जो है जरा सा भी पैनिक नहीं होता बल्कि उसने ही उस पर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ चली जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो है ने उस रोप का इस्तेमाल करने के साथ उस लड़की को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इसी के साथ वो लड़की उसके कंट्रोल से बाहर की तरफ आ चुकी थी जबकि जो है उस लड़के से सवाल करता है क्या तुम्हें पता है कि वह जापानीज आदमी कहाँ गया है। जिस बात का जवाब देते हुए वो लड़का सामने की तरफ आते हुए उसको बताता है कि वह गड्ढे के ऊपर से पुल पार करके एक गुफा में चला गया। अब ये सुनकर वो अपने मन में कहा कि तो आखिरकार ये प्रोफेसर रैलिक का इस्तेमाल करने वाले ने ही उसे बताया होगा। दूसरी तरफ वो लड़की खड़ी होने के साथ उससे कहती है कि क्या तुम इस रस्सी के बारे में कुछ कर सकते हो। उसके ऊपर की तरफ वो रस्सी उससे कह रही थी मिस्सी चलो आओ मेरे साथ खेलो। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो कहने लगा क्या ये सच में एक रैलिक है, पर खैर इसे छोड़ो जल्दी से मेरे पास वापस आओ। जो सुनते ही वो रैलिक उसके हाथ में रोल होते हुए कह रही थी क्यों बिल्कुल नहीं मैं और खेलना चाहती हूँ। लेकिन जो है उसकी एक नहीं सुनता पर वो खुराफाती आइडिया लगाते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, बस उस जापानीज आदमी को पकड़ने में मेरी मदद करो क्योंकि वही बदमाश है जिसने तुम लोगों को यहाँ पर फंसाया था। तो चलो उसे उसी की ट्रैप से सबक सिखाते हैं। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर रूई कैंसी की तरफ आ गया था जहाँ पर वो उस बंदे की बातों को सुनने के बाद कहता है कि फ्यूचर गाइड ने कहा कि वह यहीं आसपास है ना। जो सब कह लेने के बाद उसको एक गड्ढा नजर आ जाता है जिसके अंदर काफी सारी सोट जमीन के अंदर धसी हुई थी। फिर वो सीधे नीचे की तरफ गड्ढे में चला गया था जहाँ पर वो पहुँचने के साथ कहता है कि जरा देखते हैं वो प्यारा सा रैलिक वाला कमीना कहाँ है। साथ ही मैंने सारे विटनेसेस का काम तमाम कर दिया है, बस मुरासामा हाथ लग जाए तो मिशन पूरा हो जाएगा। और हाँ वो परेशान करने वाला कोरियन जिसने मुझे चूना लगाया उस कमीने को ढूंढकर उसका काम तमाम करना है। अगर मुरासामा मेरे हाथ लग गया तो कोई भी मेरा मतलब है मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उस बंदे ने काफी सारी कटाना देखी पर उनमें से एक भी रैलिक नहीं था। इसी वजह से वो आग बबूला होने के साथ कहता है कि ये क्या बकवास है, यहाँ तो बस टूटी हुई कटाना है, मुरासामा कहाँ है। जब वो इसी तरह से आग बबूला हो ही रहा था तभी पीछे से काफी सारे लोग उसी की तरफ आ रहे थे। अब अपने सामने इतने सारे लोगों को देखने के बाद वो अपने मन में कहने लगा अरे यार ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। दूसरी तरफ वही लड़का उसकी तरफ आते हुए कह रहा था अरे अब तुम्हारी पिटाई होने वाली है। जो सब बताने के बाद उन सब ने उसको कोपचे में लेते हुए धोना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। पर अचानक से उसकी नजर जो है उन पर पड़ जाती है। अब उसको अपने सामने देखने के बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था क्या ये तुम्हारी करतूत है। जिस बात का जवाब देते हुए जूही उसको छुड़ाते हुए कहता है कि और कौन, इतनी दूर आने के बाद भी एक भी रैलिक ना मिलना, खैर लगता है तुम्हारी आर्मी बस इतना ही कर सकती है। फिर वो अपने एक्स का इस्तेमाल करने के साथ उस रैलिक को ढूंढने लगा था लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी उसको वो नहीं मिल रहा होता है। जिसके बाद उसने उसकी पावर को और भी ज्यादा इनहांस कर दिया था और इसी के साथ उसको आखिरकार वो रैलिक मिल ही जाता है। फिर वो अपने एक ही हाथ के सहारे से उस मुरासामा सोर्ड को अपने हाथ में ले चुका। अब इस नजारे को देखने के बाद रूई कैंसी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी जबकि दूसरी तरफ मुरासामा उसको बता रहे थे आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया, अगर तुम ताकत पाना चाहते हो तो मुझे 10 लोगों का खून पीने दो। अगर मैं इंसानी खून पी लूं तो मैं अपना असली रूप वापस पा सकता हूं, वरना मैं तुम सबको हमेशा के लिए यही कैद कर दूंगा। इस आवाज को सुनने के बाद रूई कैंसी अमेज होते हुए अपने मन में कहा कि ये आवाज किसकी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जो ही कहता है कि इसलिए ब्लेड रैली कितनी बड़ी मुसीबत है और क्या तुम इसे ट्रायल कहते हो। जिस पर वो हंसने के साथ कह रहा था तुम ये क्या कह रहे हो और जल्दी करो लोगों को मार डालो
निकालो क्योंकि मैं उनका खून पीना चाहता हूँ। जो सुनकर जूहेयोन उसको बताता है कि नो थैंक्स, मैं तुम्हें अपनी पावर और डोमिनेंस दिखाऊंगा, फिर तुम अपने आप ही मेरे कंट्रोल में आ जाओगे। फिर वो अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल करने के साथ उस रैलिक को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो रैलिक दर्द से कतरा रहा था। साथ ही साथ वो जगह शेक हो रही थी, लेकिन जूहेयोन इसकी परवाह न करने के साथ उससे कहता है कि ट्रायल तुम्हारा ही हो रहा है, मेरा नहीं। इसी वजह से अपने सारे के सारे क्लोन को वापस बुलाओ मुरासामा। ये बात सुनकर मुरासामा दर्द से कतराते हुए कहता है कि तुम जैसा नॉर्मल इंसान मुझे हुक्म नहीं दे सकता, पर उसके डोमिनेंस की वजह से मुरासामा को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। यहाँ तक कि जूहेयोन जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से ओरा अनलीश हो रहा था और इस ओरा को आम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके डोमिनेंस की वजह से मुरासामा उसके कंट्रोल में आ गई थी। अब इस नजारे को देखने के बाद रुई कैंसी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरी तरफ वो सारे के सारे लोग जूहेयोन के रैलिक की मदद से वो लोग ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिए थे। तभी अचानक से उसकी नजर उस आदमी पर पड़ जाती है जो मौके पे चौका लगाते हुए लाइन में लग चुका था, ताकि वो भी उनके साथ ऊपर की तरफ जा सके। जिसके बाद वो उसकी तरफ जाते हुए कंधे पर हाथ धरने के साथ कहता है कि अरे यार, तुम ऐसा ही लाइन में नहीं लग सकते। जो सुनकर रुई कैंसी घबराने के साथ उसको बताता है कि प्लीज मुझे बाहर जाने दो, मैं हमारी गवर्नमेंट से तुमको रिकमेंड करूंगा, साथ ही साथ सैलरी काफी ज्यादा अच्छी है और हमारे पास फ्यूचर बताने वाली चीज यानी फ्यूचर गाइड है, क्यों ना तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमारी टीम में शामिल हो जाओ। उसकी इस बात पर जूहेयोन बताता है कि मुझे लगा कि फ्यूचर गाइड एक रैलिक है जिसे सिर्फ उसका ओनर ही इस्तेमाल कर सकता है। इस पे रुई कैंसी बताने लगा था, यह एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है और वे तुम्हारी मदद करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। उसी बीच वो लड़का उसको बता देता है कि सारे के सारे लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं। अब ये सुनकर जूहेयोन उसकी बातों का जवाब देता है। यह इंटरेस्टिंग लगता है, एक ऐसी कंपनी जो एक्सकवेटर्स को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ रुई कैंसी काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि तुमने टीकेबीएम के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन यह सुनते ही जूहेयोन कुछ पल के लिए खामोश हो चुका था। फिर वो धीरे से कहा कि तो बात यह है। फिर वो अपनी लात से उसके पेट पर अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए जूहेयोन तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है। अब इस नजारे को देखने के बाद रुई कैंसी की पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जूहेयोन उसका चेहरा देखने के बाद कहता है कि इसके लिए मुझे माफ करना, अगर तुमको मदद चाहिए तो बस अपने प्यारे टीकेबीएम से पूछो। फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहा, टॉम को सील कर दो। उसके ऐसा कहते ही वो टॉम धीरे धीरे सील होने लगा था, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी चट्टानें सीधी आकर उसकी तरफ गिर जाती हैं। इसी के साथ वो उसी के अंदर दफन हो जाता है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक रिपोर्टर खबर देते हुए सबको बता रहा था, आज योंगदेउंग पो में अर्थक्वेक आया। इसके अलावा एक अनजान ढांचा सामने आया जिसमें 50 से ज्यादा लोग कुछ समय के लिए फंस गए। बताया जा रहा है कि अंदर का माहौल खतरनाक था और दीवारों के अंदर से नाइफ बाहर की तरफ निकले हुए थे। तभी एक बंदा रुई कैंसी के बारे में बताते हुए कहता है कि उसने कहा कि वह जापान से है। उसके बाद सुनते ही वो रिपोर्टर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रहा था, जापानी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिशियल जवाब का इंतजार कर रही है और इस बीच चीन और रूस की गवर्नमेंट ने जापान को ब्लेम किया है। इसी के साथ उस बंदे ने उस टीवी को बंद कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो बंदा उस बंदे पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, अब मास मीडिया को उन टॉम और रैलिक के बारे में पता चल गया है, पर कैसे, और हाँ, तुमने जापान की छवि को बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है। ये बात सुनकर वो पर्सन बताता है कि इस बार एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा हो गई और यह प्रोफेसी में बताए गए उस कोरियन की वजह से हुआ है। उसकी इस बात पर वो पर्सन उस पर गुस्सा करने के साथ बताता है कि क्या एक्सकवेशन करने वाली टीम के हेड मोरे हिरोयुकी तुम ही नहीं थे जिसने कहा था हम उस कोरियन एजेंट को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे वो आर्मी का कमांडर उससे माफी मांगते हुए कह रहा था, लेकिन अब सब ठीक है, फ्यूचर गाइड की मदद से हम उस लड़के का पता लगा सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो पर्सन कहता है कि क्या ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिससे यूजर आमने सामने मिला हो, है ना। जिस बात का जवाब देते हुए वो पर्सन उसको बताता है कि क्योंकि फ्यूचर गाइड से मार्क अभी उसके कांटेक्ट में आया, इसी वजह से उसे मार्क करना पॉसिबल हो गया है। भले ही यह पूरी तरह से सटीक ना हो, पर प्लीज मुझे एक और मौका दे, मैं इस बार इसे जरूर कामयाब बनाऊंगा। उसके ऐसा कहते यहाँ सीन कट होकर बिजनेस होटल की तरफ आ गया था, जिसके अंदर की तरफ जूहेयोन उस निशान को देखने के बाद कहता है कि धत तेरे की, जबरदस्ती डोमिनेंस का इस्तेमाल करने से यही दिक्कत है। साथ ही साथ ट्रायल पूरा करने के बजाय डोमिनेंस का इस्तेमाल करके रैलिक को हासिल करने से ऐसा ही होता है, और रैलिक जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा जबरदस्त होता है। तभी उसको सिस्टम की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, तुम टॉम से बाहर आ गए हो, अब तुमको टॉम रेडर के बेसिक स्किल को एक्टिवेट करना होगा और मिशन पूरा करने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। जो सब पढ़ने के बाद वो कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे नहीं समझते, सच में ये अफसोस की बात है, पर मैं डोमिनेंस का रास्ता चुनूंगा। यानी इसकी टॉम रेडर बेसिक स्किल होगी डोमिनेंस, साथ ही साथ उसको वो रिवॉर्ड भी
मिल चुका था, पर कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वो रिवॉर्ड उसको नहीं मिल रहा होता है। इसी वजह से वो उस जगह की तलाशी करने लगा। साथ ही वो कह भी रहा होता है, अरे तुम मुझे कुछ क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कोई लूट बॉक्स या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ देर तलाश करने के बाद उसको वो रिवॉर्ड अपने जेब के अंदर ही मिलता है। अब इस अजीबो गरीब रैलिक को देखने के बाद वो कहने लगा, यह तो नॉर्मल कैंडी जैसा दिखता है, वैसे क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे खाऊं? अगर मैं इसे खाने के बाद मर गया तो समझो मेरा काम तमाम हो गया। जो सब कहने के बाद उसने आखिर में वो कैंडी खा ही ली थी, लेकिन इस कैंडी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा कड़वा था और इसके कुछ देर बाद उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही साथ सिस्टम उसको बता रहा था, तुमने रैलिक पॉइजन के असर का सामना किया है और पूरी तरह से हील हो गए हो, इसी वजह से तुमको स्किल टॉलरेंस की एबिलिटी हासिल होती है। फिर वो अपने बेड पर लेटने के साथ कहने लगा, टॉलरेंस है ना, अगर ये मुझे रैलिक पॉइजन से बचा सकती है तो यह एक जबरदस्त स्किल है, तो यह भी क्रो का ही काम है। अरे क्रो, वैसे तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे फायदा पहुंचाने से तुम्हारा क्या स्वार्थ है? तभी सिस्टम उसको कुछ बताता है, तुमको एस रैंक के रैलिक से मार्क किया गया है, साथ ही साथ तुम्हारा फ्यूचर पढ़ा जा रहा है। जो सब पढ़ने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, फ्यूचर गाइड ने मुझे ढूंढ लिया है। प्रिंसेस सोटोको की फ्यूचर गाइड कहा जाता है कि प्रोफेसर की यह किताब एंशिएंट जापान के पॉलिटिशियन प्रिंस सोटोको ने लिखे थे। इसे किसी टॉम्ब में रखने के बजाय इसने खुद अपने मास्टर को सेलेक्ट किया और इस बार ससाकी यूका इसकी मास्टर बनी है। और जल्द ही जापानीज गवर्नमेंट को उसके फ्यूचर गाइड के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से एक्सकैवेशन करने वाली टीम जो उसकी पावर का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहती थी, पर उसने गवर्नमेंट का साथ पाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी और आमतौर पर उसका एंड अच्छा होना चाहिए था। जिसके बाद जूहियोन एक फ्लाइट को पकड़ने के साथ ससाकी की कंट्री में जाने लगा, पर वो रास्ते में बता रहा होता है, ससाकी जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, मुश्किल क्लासिकल जापानीज लैंग्वेज में लिखी प्रोफेसी का पूरा फायदा नहीं उठा पाई और आखिरकार एक ऐसी लड़की ने जिसके पास प्रोफेसी करने वाली ज्यादा पावरफुल रैलिक था, उसने उसको आखिर में मार डाला। इसके बाद यहाँ सिन कट होकर ससाकी के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एक शो को देखते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। पर उसकी इस खुशी में एक बंदा पानी फेरते हुए कहता है कि मिस ससाकी, फ्यूचर गाइड पढ़ने का समय हो गया है। इसी वजह से ससाकी ना चाहते हुए भी उस किताब को लेकर बैठ जाती है। साथ ही वो कहने लगी, ये ट्रायल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मुझे चक्कर आ रहा है, इसमें सब कांजी में है जो मुझे नहीं आती। जिस बात का जवाब देते हुए वो पर्सन उसको बताने लगता है, अगर तुमको कोई वर्ड्स नहीं आ रहा है तो उन्हें वैसा ही कॉपी कर लो। लेकिन कमरे में से चिल्लाने की आवाज आने लगी थी, जिसकी वजह से वो बंदा तुरंत उस लड़की के पास चला जाता है, जहाँ पर वो उससे चिपकते हुए उसको बताती है कि ये किताब कह रही है कि मैं मरने वाली हूँ। इसी के साथ यहाँ से कट होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ आ गया था, जहाँ पर जूहियोन सुशी का आनंद लेते हुए कहता है कि यही तो जापान है, यहाँ असली खुशी मिलती है। वैसे भले ही मैं यहाँ प्लानिंग से आया हूँ, पर वे लोग कब आएंगे? जिसके बाद उसने अपने पास एक डायरी निकाल ली थी, जिसमें लिखा हुआ था कि ससाकी मरने वाली है और ऐसा ही उसकी फ्यूचर गाइड में भी लिखा हुआ था। और जूहियोन उस डायरी की तरफ देखते हुए कह रहा था, प्रोफेसी में इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए था जिसमें रैलिक की ओनर ससाकी यूका को कर्ज दिया गया है और उन्हें इस बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन वे हिचकिचा क्यों रहे हैं? गेट के बाहर की तरफ काफी सारे लोग तैनात खड़े थे, जबकि उनमें से एक बंदा ससाकी से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, पर अपने आप को शांत रखो। जो सुनकर वो उसको रोते हुए बताती है कि वह मुझे मारने आया है और मैं उसके लिए सुशी बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो सैफ उसको बताने लगता है कि बस उसकी आंखों में देखो और बाहर निकल आओ, इस तरह हम उसे अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। वैसे भी उसे पता नहीं है कि तुम हो कौन, अगर कुछ हुआ तो मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, इसी वजह से जाओ कर डालो। इसी वजह से ससाकी ना चाहते हुए भी अंदर की तरफ चली जाती है और वो उससे कह भी रही थी, मैं तुम्हारे लिए सुशी का ऑर्डर लाई हूँ। फिर उसने अपनी आंखें खोल ली थी। अब अपने सामने इतने हैंडसम लड़के को देखने के बाद वो तो उस पर पूरी तरह से ही लट्टू हो जाती है। अब उसके इतने जबरदस्त उरा को देखने के बाद जूहियोन अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई शक नहीं है, फ्यूचर गाइड का ओनर खुद सामने आ गया है, यह तो वाकई हिम्मत वाली है, पर मुझे जल्दी करनी होगी। यहाँ तक कि कुछ बंदे उसकी निगरानी भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको मालूम पड़ जाता है कि जूहियोन का हाथ कटाना पर है, जिसकी वजह से ये बात उन बंदों को वो बंदा तुरंत बता देता है। जो सब जानने के बाद वो बंदा हैरान होने के साथ कहता है कि ठीक है, अंदर घुसने का समय आ गया है, 1 2 चलो अंदर घुसो। पर वो अंदर जा भी पाते उससे पहले ही किसी ने गेट बंद कर दिया था। अब अचानक गेट बंद करने की वजह से उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। साथ ही साथ वो निगरानी करने वाले और जूहियोन भी खुद हैरान था, क्योंकि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि ससाकी ने किया था। दूसरी तरफ ससाकी उसे बड़े प्यार से बताने लगती है, मिस्टर क्या मैं तुम्हारी फैन बन सकती हूँ? अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद जूहियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन ससाकी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कह रही थी, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं बाहर
बाहर किसी को पता नहीं चलने दे सकती, इसी वजह से जरा थोड़ी देर के लिए रुको। फिर वो अपने फोन में कुछ मैसेज करने के बाद उसको दिखाती है कि तुम्हारा चेहरा वाकई काफी ज्यादा अच्छा है, सच में कमाल का है, जिसकी वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। क्या इसके बाद तुम मेरे साथ बबल टी पीना चाहोगे? वैसे मुझे पूछना था कि किसी पर तुम्हारा क्रश तो नहीं है। अब इसको पढ़ने के बाद जो है अपने मन में कहने लगा कि अभी ऐसा करना वाकई सही है, खैर यह मेरे लिए अच्छा मौका है। फिर वो उसका फोन लेने के साथ उसमें कुछ टाइप करते हुए उसको दिखा देता है, जिसकी वजह से ससाकी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। गेट के बाहर की तरफ वो सैफ अपने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए उनसे कहता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि अंदर क्या हो रहा है, इसी वजह से कैमरा जल्द से जल्द चेक करो। और वो अपनी बात को पूरी कर भी पाता उससे पहले ही वहाँ पर एक जोर का धमाका हो जाता है। धुआं छटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो सारे के सारे लोग जो है उनके रैली की वजह से पूरी तरह से बंद चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है उस बंदी को अपने साथ ले जाते हुए कहता है कि चलो अब चलते हैं। अब जब हमने उन्हें ट्रबल मेकर से छुटकारा पा लिया है तो क्यों ना किसी अच्छी जगह डेट पर चले। तो इसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो में से कोई सा भी सीन पसंद आया होगा तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करने के बाद लाइक करके जरूर जाना। तो फिर मिलते हैं, sayonara।